तो देखिए जरा एनसीईआरटी की जो बुक है उसे हम कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने कहा था कि एनसीईआरटी की बुक में हमने सबसे पहले भूमिका जो पढ़ी है वो पढ़ना है, क्योंकि वो भूमिका जो है वो ये बताती है कि हम इस बुक को क्यों पढ़ें, यानी कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। तो सबसे पहली भूमिका का उद्देश्य यही है कि इस चैप्टर के बारे में समझना कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है। अब जो अगली बात है जो इसमें पढ़ने के लिए जरूरी है, वो जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। जो वैद्य रसायन चैप्टर है दूसरा, वो उसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। अब हम जैसे ही भूमिका पढ़ेंगे उसके बाद डायरेक्ट पहुंचेंगे हम 3.4 पे। 3.4 क्या कह रहा है? वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, यानी कि हमें चालकत्व के बारे में पढ़ना है। तो उसने लिखा है कि विद्युत के वैद्युत अपघटनीय विलयनों में चालकत्व पर विचार करने से पूर्व कुछ पदों को परिभाषित करना आवश्यक है, यानी कि कुछ चीजें जो इसको समझने से पहले जरूरी है जानना, तो उनको उन जरूरी चीजों को जानते हैं। और क्या कहा उसने? सबसे पहले हम विद्युत प्रतिरोध को समझेंगे, और उसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोधकता के बारे में, और उसके बाद जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो उसके बाद चालकत्व के बारे में विचार करेंगे। लेकिन इन सभी को पढ़ने से पहले मेरा ये मानना है कि आप अगर प्रतिरोध के बारे में, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले चालक के बारे में जानें। किसके बारे में जाना दोस्तों? चालक के बारे में जानें, और चालक के बारे में जानने के बाद चालकता को जानें, और चालकता के साथ साथ हम प्रतिरोध को भी जानेंगे। तो इससे ये समझ में आएगा कि क्या है चालक, क्या है चालकता और क्या है प्रतिरोध। तो समझिए, देखते हैं कि चालक क्या होते हैं। तो हमने जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जिनमें आसानी से करंट आ जाता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आसानी से लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने आसानी से नहीं लगाया तो दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें करंट नहीं आता हो। अगर हमने ये कह दिया कि चालकों में करंट आ जाता है और अचालकों में करंट नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें करंट नहीं आता हो। करंट तो हवा में भी आ जाता है, तो पदार्थों की क्या बात करते हैं? तो पदार्थों की बात छोड़िए, हवा में भी करंट आ रहा है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि चालक और अचालक में डिफरेंस यही है कि करंट तो अचालकों में भी आ जाता है, लेकिन चालकों में करंट आसानी से आ जाता है। यानी हम ये कहना चाहते हैं चालक वे पदार्थ हैं जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। अब चालकों में करंट क्यों आता है, उसके पीछे दो तरह की बात करते हैं। दो तरह के चालक इसमें यूज किए जाते हैं। एक चालक है इलेक्ट्रॉनिक चालक। एनसीईआरटी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसी भाषा को यूज कर रहे हैं हम। और पहला नाम है इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा है वैद्युत अपघटनीय चालक। जो वैद्युत अपघटनीय लिखा है वही वैद्युत अपघटनीय चालक के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो चालक हैं वो कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक वैद्युत अपघटनीय चालक। कौन कौन से चालक हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक वैद्युत अपघटनीय चालक। क्या अंतर है इनमें? तो इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में जब भी बात करें तो इसके पीछे जो कारण होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक जो वो होते हैं जिनमें जो करंट का कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। करंट का कारण क्या होता है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और वैद्युत अपघटनीय चालक में जो करंट का कारण है वो आयन होते हैं। वैद्युत अपघटनीय चालक में जो करंट का कारण है वो क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जो करंट जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। और चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक वैद्युत अपघटनीय चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक कौन से होते हैं? जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है। और वैद्युत अपघटनीय चालक कौन से होते हैं? जिनमें करंट आयनों की वजह से आता है, फ्री आयनों की वजह से आता है। इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले गुण बहुत अलग होंगे और आयनों की वजह से होने वाले गुण दोनों ही अलग अलग होंगे। इसके बारे में हम समझेंगे धीरे धीरे कि क्या है ये। तो इनको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है, तो वो समझिए जरा। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक चालक में जो करंट आता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में जो करंट आता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन समझिए क्या होते हैं। जैसे अगर सोडियम का पीस है तो इसमें बहुत सारे Na के पार्टिकल होंगे, और आप जानते हैं कि Na के पार्टिकल है तो Na के पार्टिकल का एक विशेष गुण होता है। क्या विशेष गुण होता है Na में? कि Na के पास में कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि स्थायी नहीं है। इसको स्थायी करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ये एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरे धातु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल उस धातु के एक कण के बारे में बात कर रहे हैं। तो धातु के इस कण के बारे में ये प्रॉपर्टी है इसकी कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही सब कर देंगे, सब यही प्रोसेस अपनाएंगे।
तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो इस कण से तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन अभी धातु से बाहर नहीं निकले हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कण से बाहर निकल जाते हैं और धातु के अंदर रह जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कण से तो बाहर हैं लेकिन धातु के अंदर हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसके अंदर करंट आ जाता है, तो इस तरह के चालक को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक नाम देते हैं। अब एक दूसरा विचार समझिए। एक दूसरा विचार क्या है कि वैद्युत अपवर्तनीय चालक क्या है? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि शुद्ध पानी की बात करें, क्या शुद्ध पानी में करंट आता है? तो शुद्ध पानी में करंट नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इसकी चालकता की बात करें तो इसकी चालकता आपको मिल जाएगी। शुद्ध जल की चालकता आपको दिखाई देगी कि कितनी होती है। तो शुद्ध जल की चालकता होती है, लेकिन वो क्योंकि आयनों की संख्या H+ और OH नेगेटिव की वजह से होती है और इनकी संख्या कम होती है और इनकी चालकता कम होती है, इसकी वजह से इसमें करंट बहुत आसानी से नहीं आता है। अब जैसे ही इसमें हम नमक डालें, क्या डालें हम? नमक। तो नमक डालने पर नमक भी आयनों में टूट जाता है, यानी कि इसमें जो आयन थे उनमें आयनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है। यानी कि नमक एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में डालने पर ये आयनों में टूटा और इसके आयनों में टूटने की वजह से इसमें करंट आने लगा। और ऐसे चालक जो जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं और करंट आने लगता है, ऐसे चालकों को ही हम वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब इन चालकत्व को, इसके चालकत्व को समझने के लिए उसने पहले प्रतिरोध को समझने के लिए कहा है कि प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए समझते हैं सबसे पहले कि प्रतिरोध क्या है। तो उसने प्रतिरोध के लिए लिखा है कि जो वैद्युत प्रतिरोध है उसका प्रतीक R है, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर वैद्युत प्रतिरोध को R से समझेंगे। और उसने कहा है कि इसका जो मात्रक है वो ओम है, यानी कि इसकी जो इकाई है वो क्या है? ओम है, क्योंकि SI इकाइयों में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति साइमेंस का स्क्वायर क्यूब A स्क्वायर की तुल्य है। इसे व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से मापा जा सकता है। आप फिजिक्स में इसे पढ़ेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, और जिसे आप भौतिक विज्ञान में परिचित हो चुके हैं। किसी भी वस्तु के विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के प्रतिलोमानुपाती होता है। यानी क्या मतलब है इसका? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, और इसके बुक में प्रतिरोध के बारे में, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में डिफाइन नहीं किया है। केवल उसने ये कहा है कि R से प्रदर्शित करते हैं, ओम इसका मात्रक है। हम ये समझेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को समझिए तो प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट होती है। ये जनरली सब स्टूडेंट समझते हैं, इसीलिए उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया इसको। तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? वो तार की लंबाई के अनुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये समझिए कि लंबाई के साथ ये कैसे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इतना लंबा तार है और एक इतना लंबा तार है, बताइए यहाँ पे जो रुकावटें आएगी किसमें ज्यादा आएंगी? इसमें ज्यादा आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अनुक्रमानुपाती। और अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी तार की लंबाई को बढ़ाना है तो इसका एक सिंपल तरीका है। अब इस शब्द को समझिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए जरा, ये पेन है, इस पेन की जो मोटाई है, आपको जो मोटाई दिख रही है, वो जो मोटाई है और उसको इसको यहाँ से काट दें तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब किसी भी तार को लंबा करना है तो हम उसको क्या करेंगे? पीटेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको पीट देंगे। पीटने से क्या होगा? इसकी तार की लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई जो मोटाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कम हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर लंबाई बढ़ती है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है। समझिए जरा ध्यान से, हमने कहा कि लंबाई जैसे जैसे बढ़ रही है, इसको खींच रहे हैं तो इसकी मोटाई कम हो रही है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो रहा है। हमने कहा ये जो मोटाई है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को व्यक्त कर रही है और ये लंबाई है। अब मैं इसको खींच को, इस तार को पतला करता जाऊंगा तो इसकी मोटाई कम हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, यानी कि लंबाई बढ़ती है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है। तो हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, यानी कि लंबाई के तो अनुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को मिक्स किया है तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ गई, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लेके आते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रो। क्या लिया है यहाँ पे? रो। ठीक।